Hello viewers, good morning to each one. Today in this video, I will be discuss about reverse charge mechanism. It is a second part our video. In earlier classes, I had explained about reverse charge mechanism under section 9 subsection 4. That is the first part. So in this lecture, I am going to explain about the section 9 subsection 3, which is defined for goods and services notified by government for levy of reverse charge mechanism. इस वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा सेक्शन 9 सब सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 किस बारे में बात करता है, गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट फॉर लेवी ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करता है। बेसिकली जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 है ये उस चीज़ की बात करता है, ऐसे गुड्स या सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे नोटिफाइड किया है उस सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो आपको ये सीखना है यहाँ पे कि ऐसे कौन से गुड्स या सर्विसेज है जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल होती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। कुछ ऐसे गुड्स हैं जिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ दीज गुड्स। फर्स्ट गुड्स, पहला गुड्स जो है वो कैश नॉट्स है, नॉट सील्ड और पिल्ड है, मतलब ऐसे जो इस तरह का कोई कैश नॉट्स है जो सील्ड नहीं है, पिल्ड नहीं है, मतलब वो बिना छीले हुए, बिना उसको प्रिपेयर किए हुए, जैसे ही खेत से मैंने उसे क्रॉप से मैंने उसे मैंने तोड़ा, जैसे उसी तरह मैंने कलेक्ट किया, उसी तरह मैंने मार्केट में उसे सेंड कर दिया, उस तरह के गुड्स पे आपको यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा बीड़ी रैपर लिप्स की गुड्स है, उस पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरा टोबैको लिप्स हो गया, उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। चौथा है सिल्क यार्न, एनी पर्सन, सिल्क यार्न वाली गुड्स जो होगी, यानी अगर कोई पर्सन है जो सिल्क यार्न मैन्युफैक्चर करता है फ्रॉम रॉ सिल्क वॉर्म कोकुन्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, तो उस केस में ये आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो सप्लायर होंगे वो क्या होंगे, आपके जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है वो आपके सप्लायर होंगे, और जिस पर्सन को ये सप्लाई किया जा रहा है, जो पर्सन ये रिसीव कर रहा है ये सारे गुड्स, वो रेसिपिएंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो लाइबल होगा वो कौन लाइबल होगा, रेसिपिएंट लाइबल हो जाएगा अगर इन सारे गुड्स की ट्रांजेक्शन्स करता है तो। एंड फिफ्थ गुड्स होगा आपका सप्लाई ऑफ लॉटरी। अगर आपने लॉटरी की सप्लाई की है, जो लॉटरी है वो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग सप्लाई किया जा रहा है, और यहाँ पे जो रिसीवर है वो कौन है, कोई लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई सेलिंग एजेंट है, तो उस केस में ये सेलिंग एजेंट और लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर इज़ लाइबल फॉर टैक्स अंडर जीएसटी। अब यहाँ पे ये आपको सीखना है, ये तो मैंने बताया कि आपको यहाँ पे गुड्स की बातें किया गया है कि जो आरसीएम एप्लीकेबल होगा रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, और ये है आपका जो ये सर्विस की बात करता है। यहाँ पे आपको ये सीखना है कि सर्विसेज क्या होंगी, किस गुड्स पे कितनी सर्विसेज एप्लीकेबल होती है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है सर्विसेज की बात की जाए सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में ही बात की जा रही है। तो ऐसे कौन कौन से सर्विसेज है, फर्स्ट सर्विसेज आपकी हो जाएंगी, फर्स्ट आपकी सर्विसेज हो जाएंगी जैसे कि एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन हु इज़ लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी। अगर ऐसा पर्सन है जो कोई भी सर्विसेज सप्लाई करता है उस पर्सनस को जो एक टैक्सेबल टेरिटोरी में रहता है, और तो उस केस में यहाँ पे ये लाइबल हो जाएगा आरसीएम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सप्लायर कौन होगा, अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है वो सप्लायर होगा, और अ पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, वो रेसिपिएंट हो जाएगा। इसके बाद दूसरी आपकी जो गुड्स होगी वो दूसरी गुड्स हो जाएगी, दूसरी आपकी सर्विसेज हो जाएगी, सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर जीटीए के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो उस केस में ये रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। अब ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, किन किन लोगों को सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जा रही है, अगर जीटीए ने सर्विसेज दिया किसी भी फैक्ट्री को जो गवर्न किया जा रहा है फैक्ट्री एक्ट 1948, या फिर किसी भी सोसाइटी जो रजिस्टर अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816, या अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, या फिर एनी
corporate society established, any corporate society established by or under any law or any registered person under CGST Act, SGST Act, IGST Act or UTGST Act, or any body corporate established or by under any law, या any partnership firm whether registered or not, any law including association of person और any casual person। अगर इन लोग को GTA पर्सन, जो GTA है वो सर्विसेज सप्लाई करता है, तो ये सारे पर्सन एप्लीकेबल हो जाएंगे RCM के लिए। ठीक है, उसके बाद है आपका तीसरा सर्विसेज क्या बोल रहा है यहाँ पे? तीसरा सर्विसेज ये बोल रहा है कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग a senior advocate by a way of representational services before any court or tribunal or authority by way of legal services to a business entity। अगर कोई एडवोकेट है, इंडिविजुअल एडवोकेट है, वो अगर किसी भी पर्सन, हाँ, तो अगर कोई भी एडवोकेट इंडिविजुअल एडवोकेट है, अगर वो किसी भी बिजनेस इंटिटी को सर्विसेज सप्लाई करता है, तो उस केस में यहाँ पे बिजनेस इंटिटी लाइबल हो जाएगा अंडर GST फॉर RCM। ठीक है, और चौथी सर्विसेज हो जाएगी, चौथी सर्विसेज क्या हो जाएगी आपकी? एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। अगर कोई कोर्ट वगैरह ने सर्विसेज दिया किसी बिजनेस एंटिटी को, या फिर किसी बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है किसी भी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के द्वारा, तो उस केस में ये सर्विसेज RCM के अंदर आएगी। यहाँ पे जो सप्लायर होगा वो क्या होगा? सप्लायर हो जाएगा आपका एनी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हो जाएगा, एनी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हो जाएगा। और रेसिपिएंट कौन हो जाएगा? जो बिजनेस एंटिटी है जो किसी भी टैक्सेबल टेरिटोरी में लोकेटेड है। पांचवा सर्विसेज होगा रेस्पॉन्सर। पांचवा सर्विसेज क्या होगा? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जा रही है और एनी पर्सन के द्वारा किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को जो टैक्सेबल टेरिटोरी में लोकेटेड है, तो उस केस में ये RCM एप्लीकेबल होगा। एंड 6 नंबर पे जो सर्विसेज है वो ये है कि अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, तो उस केस में जिसे प्रोवाइड की जा रही है वो पर्सन रेसिपिएंट होगा और वो लायबल हो जाएगा फॉर द RCM। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ बोला गया है एक्सक्लूडिंग कौन से सर्विसेज को छोड़कर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय बिलो। यानी अगर इस तरीके सर्विसेज अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो उस केस में RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन से सर्विसेज बाय अ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस या एजेंसी सर्विसेज या प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटोरी या लोकल अथॉरिटी, तो उस केस में यहाँ पे RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। इन सब के अलावा अगर किस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो RCM एप्लीकेबल होगा। और फिर यहाँ पे सर्विसेज है इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या वेसल्स या इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंट ऑफ एन एयरपोर्ट और पोर्ट। यानी अगर इस तरह के सर्विसेज जैसे वेसल या एयरक्राफ्ट को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, इसके संबंध में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो उस केस में RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और साथ में ये भी बोला गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या पैसेंजर्स की सर्विसेज प्रोवाइड की रही तो उसमें RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस दिया, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटोरी को या लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज प्रोवाइड की, तो उस केस में ये RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर एनी बिजनेस इंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? एक टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो उस केस में RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो अब ये है कि यहाँ पे कि जो सप्लायर कौन होगा? सप्लायर ये आपके सब सप्लायर हो जाएंगे, और यहाँ पे जो रेसिपिएंट होगा वो एनी बिजनेस इंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी इज अ रेसिपिएंट। नंबर 7 पे ये बोला गया है कौन से सर्विसेज हैं? सर्विसेज प्रोवाइडेड एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी का डायरेक्टर है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है या फिर एग्री करता है सर्विसेज देने के लिए, किसको सर्विसेज देने के लिए? किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, यानी उसी कंपनी के अपनी खुद की कंपनी को देने के लिए, या फिर किसी भी कंपनी के बॉडी कॉर्पोरेट को। तो उस केस में यहाँ पे जो सप्लायर होगा वो सप्लायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा और रेसिपिएंट कंपनी हो जाएगा। तो कंपनी इज लायबल फॉर GST अंडर RCM। नंबर 8 वाली जो सर्विसेज है वो ये है कि अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड आर एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस एजेंट, अगर इंश्योरेंस एजेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है
तो उस केस में यहाँ पे सर्विसेज लायबल हो जाएगा अंडर आरसीएम। यहाँ पे जो सप्लायर होगा वो सप्लायर कौन होगा, सप्लायर आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वो इंश्योरेंस एजेंट हो जाएगा, ठीक है। और जिस पर्सन को ये सप्लाई किया जा रहा है, यानी अगर वो कौन हो सकता है, जैसे वो आपके पर्सन हो सकता है जो इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है, वो पर्सन एक आपके यहाँ पे सप्लायर हो जाएगा, ठीक है। और रेसिपिएंट कौन होगा, रेसिपिएंट जो होगा जिसके नाम पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर 9 पे सर्विसेज आपकी है। नंबर 9 सर्विसेज प्रोवाइडेड आर एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट के द्वारा अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो यहाँ पे रिकवरी एजेंट क्या हो जाएगा, आपका एक सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा, और जिसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो रेसिपिएंट हो जाएगा। इस केस में रेसिपिएंट इज़ लायबल फॉर जीएसटी अंडर आरसीएम। रेसिपिएंट यहाँ पे एक बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी हो सकता है, ठीक है। एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है। एंड 10 नंबर पे आपकी जो सर्विसेज है, 10 नंबर पे सर्विसेज ये है कि सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेशन इन इंडिया। मतलब एक ऐसी सर्विसेज जो एक पर्सन के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है और वो पर्सन कहाँ है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, और उसने क्या किया, कोई भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है बाय अ वेसल, यानी जहाज़ के द्वारा, पानी वाले जहाज़ के द्वारा, फ्रॉम एक प्लेस से इंडिया के बाहर किसी दूसरे प्लेस पे। तो उस केस में जो कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया होती है, तो उस केस में वहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे जो सप्लायर होगा, सप्लायर कौन होगा, पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। जो पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है वो सप्लायर होगा। रेसिपिएंट कौन होगा, इंपोर्टर होगा, जिसने गुड्स बाहर से इंडिया के अंदर मंगवाया वो इंपोर्टर ही इज़ रेसिपिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपोर्टर इज़ लायबल फॉर जीएसटी अंडर आरसीएम, ठीक है। नाउ फिर लास्ट आपकी जो सर्विसेज है वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक by way of transfer are permitting the use of copyright cover under section 13 subsection 1 clause A of the Copyright Act 1957। अगर कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, किस तरह का सर्विसेज दे रहा है, अगर वो सर्विसेज बाय एन ऑथर, अगर वो ऑथर है, म्यूज़िक कंपोज़र है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, या इस तरह के कोई भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है, या फिर उसने क्या किया, अपनी राइट्स जो कॉपीराइट की परमिटिंग उसने पास कर दी, या फिर कॉपीराइट की ट्रांसफ़र उसने दे दिया कि ठीक है आज से तुम हमारे नाम पे म्यूज़िक कंपोज कर सकते हो, हमारे नाम पे बुक वगैरह तुम ऑथर कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। फोटोग्राफर जो होते हैं ये सब ने अपनी कॉपीराइट परमिट कर दिया, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, ये सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगी। तो ऑथर है, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, एग्जेक्टर है, द पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे लोग आपके यहाँ पे सप्लायर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो पब्लिशर है, म्यूजिक कंपनी है, प्रोड्यूसर है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, उसके बोल सकता हूँ रेसिपिएंट हो जाएंगे। तो इस केस में ये जो होंगे रेसिपिएंट, ये लायबल फॉर आरसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिवर्स चार्ज अंडर आरसीएम अंडर जीएसटी फॉर द लेवी ऑफ रिवर्स चार्ज। क्या टाइम होती है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी रिवर्स चार्ज की जीएसटी के अंदर, ताकि हम रिवर्स चार्ज कर सके अंडर जीएसटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू असर्टेन द टाइम ऑफ सप्लाई एज जीएसटी वुड बी रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट विद इन 20 डेज। अब ये ध्यान देना है आपको कि जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो आपको पहले डिसाइड करनी है कब टाइम ऑफ सप्लाई होगी रिवर्स चार्ज के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है असर्टेन करना। टाइम ऑफ सप्लाई एज अ जीएसटी वुड बी रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड, क्योंकि ये आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में ये पैसे आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। कितने दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आपको ये डिपॉजिट करनी पड़ेगी। कब से डिपॉजिट करनी पड़ेगी, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द सर्विसेज वर प्रोवाइडेड। यानी अगर मान लीजिए कि मैंने जुलाई में सर्विसेज प्रोवाइड किया, तो जुलाई महीने ख़त्म होने के नेक्स्ट महीना यानी जो अगस्त के 20 तारीख तक, यानी 20 तारीख तक मुझे ये क्या करना है, जो जीएसटी के पैसे वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है, ठीक है। सो विद इन 20 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द सर्विसेज वर प्रोवाइडेड, मतलब उस महीने से, उस महीने के अंत से, यानी अगर जुलाई का महीना है, जुलाई महीने में मैंने सर्विसेज दिया, तो जुलाई महीने के लास्ट से 20 दिन के अंदर तक मुझे जीएसटी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देनी होती है,
ये इसके टाइम सप्लाई। ठीक है, इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करेंगे। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज द टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा इन तीनों केस में, जो भी डेट पहले आएगी तीनों केस की। यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस क्या, यानी फर्स्ट डेट आपकी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स लेंगे, जिस डेट को गुड्स रिसीव हुई है। दूसरा, डेट ऑफ पेमेंट लेंगे, जिस डेट को पेमेंट किया जा रहा है। तीसरा, द डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस बाय द सप्लायर। तीसरा डेट वो होगा इनवाइस इशू करने के 30 दिन बाद वाली जो डेट आएगी। सपोज़ अगर मान लीजिए 1 जुलाई को अगर इनवाइस इशू किया जा रहा है, तो उसके 30 दिन के बाद वाली जो डेट होगी वो डेट लिया जाएगा। तो इन तीनों डेट से हम टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। अर्लीस्ट का मतलब इन तीनों डेट में से जो भी डेट पहली होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें बोली गई है, जैसे कि अगर इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर ए, बी और सी एवं, मतलब ये जो पॉइंट ए, बी, सी है, मतलब ये तीनों पॉइंट है, जस्ट अभी इसके ऊपर वाले मैंने बात किया है। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट। अगर इन तीनों पॉइंट से अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो डेट होगा जिस डेट को रेसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास की जाएगी। ठीक है, अब इसको समझने के थोड़ा एग्जांपल से देखेंगे। एग्जांपल आपका यहाँ पे है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द बिलो मेंशन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, डेट दिया है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। ये आपको जो गुड्स रिसीव हुई है, वो गुड्स रिसीव हुई है 14 अक्टूबर को। डेट ऑफ पेमेंट है 19 दिसंबर को। डेट ऑफ इनवाइस है 1 नवंबर को। अब इन तीनों डेट में जो अर्लियर डेट है वो अर्लियर डेट होगा 14 अक्टूबर। इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 14 अक्टूबर हो जाएगी। बट अगर इन तीनों डेट से अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा मेरा, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स होगी 18 अक्टूबर होगी। जैसा कि देखिए आप सोल्यूशन में दिया हुआ है, इन द एबव मेंशन केस द टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी 14 अक्टूबर है। ठीक है, तीनों केसेस में मिला के 14 अक्टूबर इज़ द अर्लियर डेट, सो द टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी 14 अक्टूबर होगी। हाउएवर इन केस ऑफ ए, बी और सी आर नॉट अवेलेबल, अगर मान लीजिए ऐसी कोई केस है जहाँ पे ये तीनों डेट आपको गिवन नहीं है या अवेलेबल नहीं है, उस केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे। द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक, दैट मीन 18 अक्टूबर वुड बी कंसीडर। ठीक है, यानी 18 अक्टूबर कंसीडर किया जाएगा अगर इन तीनों डेट अवेलेबल नहीं है तो। अब बात करूँगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे, यानी अगर सर्विसेज सप्लाई की जाएगी तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। इसमें भी लिखा गया है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज द टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यानी इसमें भी जो तीनों डेट होगी उस तीन डेट नहीं है, इसमें देखूंगा कितनी डेट है इसमें। तो पहला है कि द डेट ऑफ पेमेंट, यानी वो डेट जिस डेट को पेमेंट किया जा रहा है। दूसरा डेट है द डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस बाय द सप्लायर। यहाँ पे आपको क्या लेना है, 60 दिन लेना है। यानी अगर इनवाइस जिस डेट को इशू हुआ है उस डेट से 60 दिन के बाद वाली जो डेट आएगी वो डेट आपकी क्या होगी, एक वो डेट हो जाएगी। और दूसरा डेट क्या होगी, डेट ऑफ पेमेंट। अब इन दोनों डेट में जो भी अर्लियर डेट होगा वही डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा, वही डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, उस डेट को माना जाएगा कि सप्लाई की टाइम है। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन भी है कि अगर मान लीजिए कि इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ए और बी, मतलब ए और बी पॉइंट से अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, उस केस में क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे। उस केस में द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट। इसमें भी सेम वही चीज़ होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो डेट होगा जिस डेट को रेसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी, वही डेट टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको भी समझने के लिए एग्जांपल से देखेंगे। एग्जांपल 7 है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द बिलो मेंशन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सो
सपोज़ मान लीजिए डेट ऑफ पेमेंट है 10 अगस्त, यहाँ पे जो डेट ऑफ पेमेंट है, पेमेंट किया गया है वो 10 अगस्त को किया गया है। डेट ऑफ इनवाइस क्या है आपका 21 जुलाई है। डेट ऑफ एंट्री इन द बुक से 1 अगस्त है। अब सॉल्यूशन क्या होगा, अब यहाँ पे पहले ये बताइए मुझे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। यहाँ पे डेट ऑफ इनवाइस 21 जुलाई, तो यहाँ पे अर्लियर डेट लेंगे। अर्लियर डेट क्या होगा 10 अगस्त हो जाएगी, ठीक है। इन द एबव मेंशन केस द टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी 10 अगस्त होगा। सो हाउएवर, लेकिन इन केस ए एंड बी आर नॉट अवेलेबल, अगर ए एंड बी केसेस अवेलेबल नहीं है, मतलब डेट ऑफ पेमेंट की डेट नहीं दी है, डेट ऑफ इनवाइस नहीं बताया गया है, तो उस केस में आप कैसे डिटरमाइन करोगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। उस केस में आपको डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट ही डिटरमाइन किया जाएगा, मतलब वही आपका डेट होगा जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। सो आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द डेट ऑफ द ऑफ एंट्री इन द बुक्स, दैट मीन्स द 1 अगस्त वुड बी कंसिडर्ड, यानी जो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स है वो कब है, किस डेट को है, 1 अगस्त को है। सो 1 अगस्त ही आपका क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका ये है, नेक्स्ट टॉपिक ये बात करूँगा डेट ऑफ पेमेंट, यानी पेमेंट की डेट क्या होगी। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेट ऑफ सप्लाई द डेट ऑफ पेमेंट शैल बी अर्लियर द फॉलोइंग। अगर आपको सप्लाई की डेट कंप्यूटेशन करने के पर्पज़ से, तो आपको सबसे पहले क्या कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, आपको चेक करना पड़ेगा डेट ऑफ पेमेंट शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग मतलब इन दोनों में से जो पहले होगा वो डेट ऑफ पेमेंट ही आपका डेट ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा। जैसे डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट, वो डेट जिस डेट को, ठीक है, जिस डेट को क्या हुआ है रेसिपिएंट के अकाउंट से डेबिट किया गया है, वो डेट जिस डेट से रेसिपिएंट के अकाउंट से पेमेंट किया जा रहा है या उसके अकाउंट्स को डेबिट किया जा रहा है, और या द डेट ऑन विच द रेसिपिएंट इंटर द पेमेंट इन हिज बुक, या फिर रेसिपिएंट उस डेट को लेगा जिस डेट को रेसिपिएंट क्या कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास कर रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, पहला तो या तो उसके बैंक अकाउंट को जिस डेट को डेबिट किया जा रहा है या फिर उसके बुक्स में एंट्री पास की जा रही है, इन दोनों डेट में से जो भी अर्लियर होगा वो ही अर्लियर डेट ऑफ पेमेंट कहलाएगा, और वो डेट ऑफ पेमेंट से ही आप डेट ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। कुछ और पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। सो सम पॉइंट, अदर पॉइंट्स रिलेवेंट रिगार्डिंग लेवी ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्या क्या पॉइंट है आपको ध्यान रखना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रिगार्डिंग। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है यहाँ पे, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, ये सही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है ऑल पर्सन प्रोक्यूरिंग गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मतलब ये बोला है, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है, ऑल पर्सन, सारे पर्सन्स को, चाहे वो गुड्स रिसीव कर रहे हैं, प्रोक्यूरिंग का मतलब होता है गुड्स को प्राप्त करना, गुड्स या सर्विसेज जो भी नोटिफाइड किया गया है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में या फिर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में, उनके लिए ज़रूरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना, ठीक है। पहला पॉइंट, यानी अगर आरसीएम में है और बंदा गुड्स या सर्विसेज को प्रोक्यूर कर रहा है और वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्यूर कर रहा है जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में फॉल करता है या फिर जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में फॉल करता है, तो उस पर्सन्स को ज़रूरी होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द सेकेंड पॉइंट बोला है जीएसटी लेवाइड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शुड बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जीएसटी जो लिवाइड की जाएगी, वो जीएसटी लिवाइड यानी जो जीएसटी का पैसा होगा वो आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा, कब तक, नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था, सपोज़ मान लीजिए आपने जुलाई में कोई गुड्स रिसीव किया है, तो रेसिपिएंट क्या करेगा, जुलाई में रिसीव किया है तो जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, अगस्त, तो अगस्त की 20 तारीख तक उसे गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहे हैं,
GST paid under reverse charge mechanism would be available for input tax credit. अच्छा, if such goods are and or services are used in the furtherance of business, the service recipient, that means the who pays reverse charge, can avail input tax credit. ये बोल रहा है आपको कि जो GST पेड किया जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वुड बी अवेलेबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेलेबल होगा, यानी वो पर्सन जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग GST पेड कर रहा है वो पर्सन ITC अवेल कर सकता है, अवेल भी करेगा। कौन सी कंडीशन, यहाँ पे इफ़ लिखा है, इफ़ सच गुड्स और एंड और सर्विसेज आर यूज्ड इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब जो रेसिपिएंट है जो गुड्स या सर्विसेज को अपने पास परचेस कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और वो उस गुड्स या सर्विसेज को आगे अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए लेके जा रहा है, उस केस में तब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर देगा, अदरवाइज वो अवेल नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे बोला है ना कि अवेल कौन कर सकता है, द सर्विस रेसिपिएंट कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर्विस रेसिपिएंट मतलब जो सर्विस को रिसीव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, सो नेक्स्ट पॉइंट है द डिटेल्स ऑफ GST पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म would not be auto polluted in GSTR 2 and these details would be required to be manually furnished। ये बोला है कि जो भी GST पेड किया जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग उसको आप GSTR 2 में भी GSTR 2 के अकॉर्डिंग आप नहीं फाइल करोगे, ठीक है, वो ऑटो फिट नहीं होता है GSTR 2 में। दीज डिटेल्स वुड बी, यानी जो भी डिटेल्स होगी वो डिटेल्स आपको मैनुअली फर्निश करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम GSTR 2 फॉर्म फिलअप करते हैं उस समय वो ऑटो पॉल्यूटेड वाले सिस्टम उसके अंदर नहीं होता है, इस वजह से मुझे यहाँ पे मैनुअली फर्निश करनी पड़ेगी अपने सारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो भी GST में पे करता हूँ उसकी डिटेल्स के लिए आपको मैनुअली फर्निश करनी पड़ेगी, यानी हाथ से बना के आपको फर्निश करनी पड़ेगी, मैनुअली आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, इन केस वेयर RCM इज़ लिवाइड, ऐसी कोई स्थिति है, ऐसी कोई दशा है जहाँ पे RCM लगता है, द रेसिपिएंट शैल रेज एन इनवाइस ऑन सेल्फ, वहाँ पे रेसिपिएंट ही खुद इनवाइस रेज करेगा, मतलब खुद इनवाइस वो बनाएगा। इनवाइस शैल बी इशूड ऑन डेली बेसिस, इनवाइस जो होगा वो डेली बेसिस पे बनाया जाएगा, इशू किया जाएगा। फॉर ऑल कंसोलिडेटेड परचेज, जितनी भी सारी वो कंसोलिडेटेड परचेज कर रहा है, मेड ड्यूरिंग द डे ऑन विच द GST इज़ लिवाइड अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, यानी उस डेट को जिस डेट को उसको पता है कि GST लिवाइड करना है, यानी हर ड्यूरिंग द डे ऑन विच GST इज़ लिवाइड अंडर रिवर्स चार्ज, जिस डेट को GST उसको देना होगा अंडर रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग उस डेट को उसे क्या करना पड़ेगा, इनवाइस इशू करनी पड़ेगी। और ये इनवाइस कौन इशू करेगा, रेसिपिएंट खुद इनवाइस इशू करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू द सप्लायर, यानी जिस समय सप्लायर को पेमेंट किया जाएगा, द रेसिपिएंट शैल ऑल्सो इशू अ पेमेंट वाउचर फॉर द पेमेंट मेड, रेसिपिएंट साथ में एक पेमेंट वाउचर भी इशू करेगा जो पेमेंट उसने किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट विद द रेसिपिएंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ रिवर्स चार्ज टू द गवर्नमेंट, यानी जो ITC है रेसिपिएंट का है वो यूज़ नहीं किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज पेमेंट किया है उसने, अगर गवर्नमेंट को उसने रिवर्स चार्ज के केस में पेमेंट किया है तो उस केस में वो ITC अवेल नहीं कर सकते रेसिपिएंट। नेक्स्ट बोला है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, अ रजिस्टर्ड पर्सन विल नॉट लूज इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ GST पेड अंडर रिवर्स चार्ज इवन इफ द पेमेंट इज़ नॉट मेड विद इन 180 डेज। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वेरी केयरफुली यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। मतलब ये बोल रहा है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट लूज, मतलब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को खोएगा नहीं, मतलब छूट नहीं सकता, वो अवेल नहीं कर पाएगा ऑफ GST पेड अंडर रिवर्स चार्ज, यानी जो भी उसने GST रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर उसने पेड किया है
अगर इफ़ पेमेंट इज़ नॉट मेड विद इन 180 डेज, मतलब अगर आपने 180 दिन के अंदर अंदर उस आपने जीएसटी गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया है तो फिर आईटीसी आप अवेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये पॉइंट बोल रहा है। यानी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो जीएसटी के पैसे हैं वो आपको 180 डेज़ के अंदर ही आपको पेमेंट करना है। ठीक है, गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल टू रेसिपिएंट रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम। ये कंपोजिशन स्कीम क्या होता है मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, बट आप ये समझिए कि एक ऐसा स्कीम है जहाँ पे आपको कुछ भी अलग से आपको फाइलिंग नहीं करनी पड़ती है, अलग से आपको जीएसटीआर फाइल नहीं करना पड़ता है, आपको सारे अपने इनकम्स या फिर जो भी बिजनेस उसकी डिटेल्स बताने नहीं पड़ते, आपको बस केवल एक टैक्स पे करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर एक रेट बनाई गई है, उसी रेट से आपको यहाँ पे टैक्स पे करनी पड़ती है। तो अगर वो कोई भी इंटरप्राइजेज है जो जिसने ये कंपोजिशन स्कीम को अवेल किया है तो वो पर्सन इसमें आएगा और वो नॉर्मल वे से बच जाता है। तो ये बोला गया है कि अगर जो रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल होगा उन रेसिपिएंट के लिए जो रेसिपिएंट कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवाए हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कंपोजिशन स्कीम में है तो फिर वो पर्सन क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता। नो क्रेडिट ऑफ आरसीएम इज़ अवेलेबल इन सच केसेस। मतलब अगर कंपोजिशन स्कीम आएगा तो फिर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते अंडर आरसीएम। लास्ट पॉइंट आपका ये बोल रहे हैं आरसीएम इज़ लिवाइड ऑन एडवांस पेमेंट एज वेल। यानी जो आरसीएम है वो लिवाइड होगा एडवांस पेमेंट के साथ। यानी जब भी आप एडवांस पेमेंट करते हो तो उस एडवांस पेमेंट पर भी आपको आरसीएम मिलेगा। ठीक है, आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मिलेगा। तो ये देखिए इतने सारे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पॉइंट आपको जब ध्यान रखेंगे तभी जाके आप इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और आरसीएम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम में जब भी आएगा आपको तो इसमें से कुछ भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ये पूरे तरीके से सारे डिटेल्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आप जैसे भी क्वेश्चन देगा आप उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।